वेलकम अगेन विद्यार्थी मित्रों, मैं बी.डी. सिंह फ्रॉम विवेकानंद विद्यालय। आज आपको जीव विज्ञान कक्षा 11 के चैप्टर नंबर 9 के टॉपिक एंजाइम के बारे में बताऊंगा। ये मित्रों लास्ट टॉपिक है। एंजाइम क्या होते हैं, कैसे होते हैं, किस तरह कार्य करते हैं, इन सब के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले एंजाइम, हिंदी में एंजाइम इस तरह से लिखा गया है, बाकी इन्हें हिंदी में उत्सेचक कहते हैं। उत्सेचक। एंजाइम एक प्रकार के जैविक उत्प्रेरक होते हैं। जैविक उत्प्रेरक मतलब जैविक क्रियाओं को तेज करने वाले या धीमे करने वाले। ऐसा नहीं है कि केवल कम करेंगे या बढ़ाएंगे, दोनों काम कर सकते हैं या कोई एक काम कर सकते हैं, परंतु कभी ऐसे नहीं कह सकते एंजाइम मतलब केवल बढ़ाने वाले। जो जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को नियंत्रित करते हैं, नियमित करते हैं, बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं। प्रोटीन प्रकृति के ऐसे कार्बनिक पदार्थ को जीवित कोशिका में प्रेरक का कार्य करते हैं, इन्हें एंजाइम कहलाते हैं। (1897) में बर्जिलियस बुकनर ने सर्वप्रथम ईस्ट कोशिका से जाइमेज एंजाइम को खोजा। एंजाइम शब्द का प्रयोग सबसे पहले कोहने ने किया। इसके बाद जे.बी. सुमनर ने सर्वप्रथम यूरिएज एंजाइम को क्रिस्टलीकरण किया। इसके लिए सुमनर को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। अगर बात करें इनकी संरचना की, तो एंजाइम की संरचना कंप्लीटली प्रोटीन के बने होते हैं। सभी एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं। कुछ एंजाइम आरएनए के बने होते हैं, जिन्हें राइबोजाइम कहते हैं। राइबोजाइम शब्द पूछने आए तो ये आरएनए के बने होते हैं, तब इन्हें राइबोजाइम कहते हैं। एंजाइम में अनेक दरार या थैली संरचना पाई जाती हैं, जिन्हें एंजाइम स्थल कहते हैं, प्रक्रिया के स्थल। इन स्थलों से क्रियाधार जुड़ते हैं। एंजाइम अकार्बनिक उत्प्रेरकों से भिन्न होते हैं। जैसे अकार्बनिक उत्प्रेरक जो अकार्बनिक द्रव्यों के रूप में होते हैं। एंजाइम में एक टर्मिनल होता है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ एक चित्र बनाऊँ, यहाँ पर ये इस तरह की रचना, ये पूरा का पूरा यहाँ पर इसका टर्मिनल है। अगर कोई क्रियाधार इससे जुड़ेगा तो इस जगह पर जुड़ेगा। प्रत्येक एंजाइम एक स्पेशल होता है। कोई एक एंजाइम किसी दूसरे एंजाइम के द्वारा रिप्लेस नहीं होता है। अगर इनकी प्रक्रिया की बात करें, रासायनिक अभिक्रिया तथा एंजाइम की भूमिका। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक यौगिकों में दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं, एक भौतिक परिवर्तन और दूसरे रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन इस प्रकार की अभिक्रिया में यौगिक के रासायनिक गुणधर्म अपरिवर्तित रहते हैं, रासायनिक रूप से नहीं बदलेगा, केवल भौतिक गुण बदल जाते हैं। और अगर बंध टूट करके कोई द्रव्य बनता है तो उसे रासायनिक प्रक्रिया कहते हैं। जैसे बर्फ़ से जल और जल से बर्फ़ का बनना भौतिक प्रक्रिया है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन अगर हो जाए तो रासायनिक इस प्रकार की अभिक्रिया में यौगिकों के बंध टूटते हैं तथा नए बंध बनते हैं, जिससे यौगिक के रासायनिक गुण बदल जाते हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया, बेरियम हाइड्रोक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड से बेरियम सल्फेट व जल बन जाता है। जैसे BaOH का होल ट्वाइस प्लस H2SO4 इज टू बन जाता है BaSO4 प्लस H2O। इस तरह से रासायनिक प्रक्रिया इसकी। इसी तरह से दूसरी प्रक्रिया में स्टार्च अपघटित होकर के ग्लूकोज में बदलना कार्बनिक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। ये अकार्बनिक थी, ये कार्बनिक है। भौतिक परिवर्तन व रासायनिक परिवर्तन की दर ताप व दाब पर निर्भर करती है, यानी कि दर इज इक्वल टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। T यानी टाइम, P यानी दाब, प्रेशर। भौतिक परिवर्तन व रासायनिक अभिक्रियाओं की दर अन्य कारकों के साथ साथ ताप से अधिक प्रभावित होती है, टेम्परेचर से। 10 डिग्री तापमान बढ़ा देने से अभिक्रिया की दर दोगुनी या आधी हो जाती है, तब इसे टेम्परेचर मेंटेन यानी उसकी द्विगुणित रचना कहते हैं। सामान्य नियम है इसका
कि अगर किसी में बढ़ाने पर घटाने पर दोगुणित हो जाती है तो इसका द्विगुणन टाइम 10 सेकंड या 10 मिनट या 10 डिग्री टेम्परेचर और टाइम के आधार पर लिखेंगे। कुछ प्रक्रियाएं ऐसी होती हैं जो सामान्य टेम्परेचर पर धीमी चलती हैं, तेज़ टेम्परेचर पर फास्ट चलती हैं। कुछ रासायनिक द्रव्यों की बात करें, उत्प्रेरक की उपस्थिति अनुपस्थिति के आधार पर अभिक्रियाओं को 2 प्रकारों में बांटा गया है। एक अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं और दूसरी उत्प्रेरक अभिक्रियाएं। 2 प्रकार की प्रक्रियाएं हैं। अभिक्रियाएं ऐसी अभिक्रियाएं जो बिना किसी उत्सेचक की उपस्थिति में सामान्य परिस्थिति में पूर्ण होती हैं, अनुत्क्रमणीय क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे कि H2 + H2 CO2 + H2 = H2CO3। ये रुधिर में CO2 को पानी के साथ जोड़ने की प्रक्रिया है जो सामान्य अवस्थाओं में प्लाज्मा के अंदर ऐसे होती है। परंतु उत्प्रेरक अभिक्रियाएं, यही प्रक्रिया दूसरे स्थानों पर जहाँ होती है वो उत्प्रेरण द्वारा होती है। ऐसी अभिक्रियाएं जो उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती हैं उत्प्रेरक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल, CO2 + H2 = H2CO3 कार्बनिक एनहाइड्रेज की उपस्थिति में लगभग 6 लाख अणु प्रति सेकंड इसकी दर बढ़ जाती है। यानी कि अगर कार्बन एनहाइड्रेज यहाँ एंजाइम लगा दें तो ये प्रक्रिया तेज हो जाती है। अगर बिना उत्सेचक की क्रिया करेंगे तो धीमी गति से चलेगी। दूसरी बात करें एंजाइम द्वारा उच्च दर से रासायनिक रूपांतरण की बात। रासायनिक रूपांतरण एक अभिक्रिया है, एक अभिक्रिया के रूप में होती है। अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्रियाधार कहलाते हैं। अभिक्रिया में लेने वाले पदार्थ क्रियाधार कहलाते हैं। एंजाइम क्रियाधार को उत्पाद में बदलते हैं। क्रियाधार यानी सब्सटेंस S और एंजाइम यानी E और उत्पाद यानी P, प्रोडक्ट। उत्पाद यानी प्रोडक्ट P के रूप में हम डिनोट करते हैं। क्रियाधार एंजाइम से जुड़कर एंजाइम क्रियाधार समिश्र बनाता है। समिश्र मतलब कॉम्प्लेक्स, जो एक अस्थायी अवस्था होती है। शीघ्र ही क्रियाधार समिश्र में बंध टूटने से नए बंध बन जाते हैं और साथ ही एंजाइम के सक्रिय स्थल से उत्पाद मुक्त हो जाते हैं। क्रियाधार व उत्पाद के बीच में ये द्रव्य बंध बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, थोड़ा सा एग्जांपल यहाँ दे देते हैं। जैसे सबस्टेंस S + एंजाइम E = SE, ये बन गया कॉम्प्लेक्स समिश्र। ऐसी बन गया कॉम्प्लेक्स। यह है सबस्टेंस प्लस एंजाइम = SE, कॉम्प्लेक्स बन गया। अब ये जो SE है, ये SE बाद में टूट करके P + E बन जाएगा। P यानी कि उत्पाद, प्रोडक्ट, और E यानी एंजाइम। अर्थात कोई भी प्रक्रिया को करने के बाद एंजाइम जो का तो शेष बच जाता है और प्रक्रिया पूरी कंप्लीट हो जाती है। एंजाइम मात्र 40 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर हो तो ही क्षतिग्रस्त होते हैं, वरना तो ये टेम्परेचर मेंटेन करके प्रत्येक सजीव के शरीर में बने रहते हैं और जल्दी खराब नहीं होते। बात करें एंजाइम की प्रकृति की, तो एंजाइम की प्रकृति सक्रिय स्थल के क्रियाधार से जुड़कर एंजाइम क्रियाधार समिश्र निर्माण करते हैं, जो उत्पाद व अपरिवर्तित एंजाइम में विघटित हो जाते हैं, जो मैंने सूत्र बताया भी। एंजाइम क्रिया के उत्प्रेरण चक्र को निम्न चरणों में व्यक्त कर सकते हैं। पहला, सर्वप्रथम क्रियाधार एंजाइम के साथ सक्रिय स्थल से जुड़ जाते हैं, यानी कि S + E = SE। क्रियाधार एंजाइम में बदलाव लाकर मजबूती से संलग्न जुड़ जाते हैं। मजबूती से, ये कॉम्प्लेक्स बन गया मजबूती से जुड़ने की। एंजाइम क्रियाधार के बीच रासायनिक बंध टूट जाते हैं और नए एंजाइम उत्पादित जटिल का निर्माण कर लेते हैं, यानी कि SE = P + E। एंजाइम
नवनिर्मित को अवमुक्त करता है तथा स्वयं स्वतंत्र होकर के दूसरे क्रियाधार से जुड़ने के लिए चला जाता है। इस प्रकार पुनः उत्प्रेरक चक्र प्रारंभ हो जाता है। एंजाइम की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक, यानी एंजाइम की प्रक्रिया को कौन प्रभावित कर सकता है, तो टेम्परेचर, क्रियाधार की सांद्रता, पीएच मान, यानी जो जो चीज़ें उसके साथ मिली होती हैं वो सारी चीज़ें उस पर असर करती हैं कम या ज़्यादा होने के कारण। एंजाइम की सांद्रता, एंजाइम की सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर बढ़ती जाती है, परंतु क्रियाधार की सांद्रता स्थिर होने पर अभिक्रिया की दर भी स्थिर हो जाती है। मान लीजिए कि 10 सब्सटेंस हैं प्लस 10 एंजाइम हैं, ये प्रक्रिया शांति से चल रही है। अगर हम सब्सटेंस की मात्रा 10 और बढ़ा दें तो 20 बढ़ाने पर एंजाइम 10 के साथ जुड़ करके अगर डबल जुड़ सकते होंगे तो इसकी प्रक्रिया की दर बढ़ने पर ये बढ़ जाएगा। परंतु अगर दोनों की मात्रा समान हो जाए या ऐसी अवस्था में एंजाइम 20 हैं और 10 उसे सब्सटेंस हैं, 10 से 12 कर दे, 15 कर दे, 20 कर दे, तब तक ये बढ़ता रहेगा, लेकिन दोनों समान हो जाएंगे, उस समय पर प्रक्रिया स्थिर हो जाती है। क्रियाधार की सांद्रता, क्रियाधार की सांद्रता बढ़ाने पर भी ऐसी ही प्रक्रिया होती है, परंतु एंजाइम की सांद्रता सीमाकारी होने के कारण अभिक्रिया की दर स्थिर हो जाती है। मान लीजिए सब्सटेंस पहले से ही 20 हैं और एंजाइम 10 हैं, तो एंजाइम की मात्रा बढ़ाते जाएं तो ये प्रक्रिया की दर बढ़ती जाएगी। इसी प्रकार से जैसे कि एंजाइम की सांद्रता की बात थी। तापक्रम की बात करें तो एंजाइम की क्रिया के लिए अनुकूलतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस तक होता है। 35 से अधिक तापमान पर एंजाइम विकृत हो जाते हैं और कार्य करना बंद कर देते हैं, जिससे अभिक्रिया की दर कम हो जाती है। जैसे कि एक एग्जांपल दूं, हमारे शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री होता है, यानी कि 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर हमको तेज़ बुखार आ जाए तो हमारा शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ते ही एंजाइम विकृत हो जाएंगे, एंजाइम अपना काम करना बंद कर देंगे, इसलिए अधिक तेज़ बुखार में हमें भूख नहीं लगती और दूसरी कई सारी चीज़ों की इच्छा नहीं करती। इसीलिए टेम्परेचर मेंटेन होने पर ही एंजाइम कार्य करते हैं। अगर इस एंजाइम को इसके मैक्सिमम टेम्परेचर तक ले जाएं तो प्रक्रिया की दर बढ़ेगी। अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर कर देंगे तो प्रक्रिया का वेग घटने लगेगा। इसी प्रकार से पीएच की बात है। अधिकांश एंजाइम 5 से 7.5 पीएच पर क्रिया करते हैं, परंतु पीएच मान के कम या अधिक होने पर अभिक्रिया की दर मंद हो जाती है। अगर उसका निश्चित पीएच, जैसे कि स्टमक में एसिडिक माध्यम में खाना का पाचन होता है, अगर एसिडिक माध्यम से वहाँ बेजिक कर दिया जाए तो हमारे जठर में पाचन क्रिया बंद हो जाएगी। 5वां है एंजाइम संदमक, यानी एंजाइम की प्रक्रिया में अवरोध डालने वाले। तो ये वे पदार्थ हैं जो एंजाइम के सक्रिय स्थलों से संयोजन करके उन्हें निष्क्रिय कर देते हैं। एंजाइम संदमक निरोधक कहलाते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक स्पर्धी निरोधक। ऐसे निरोधक पदार्थों की संरचना क्रियाधार से मिलती जुलती है, अतः ये पदार्थ एंजाइम के सक्रिय स्थलों जुड़ जाते हैं और क्रियाधार अणु की प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिससे एंजाइम क्रिया मंद हो जाती है। जैसे मैलिक एसिड, सक्सिनिक एसिड। जैसे यहाँ पर बात करें, अगर सिंपल एक एग्जांपल दें कि अगर किसी एंजाइम की जगह पर स्पर्धी निरोधक आ जाए, उसको रोकने वाला आ जाए, तो वो उसके साथ जुड़ जाता है। जैसे हम किसी से बात करने जा रहे हैं और बात करने के लिए जाते समय रास्ते में कोई दूसरा आदमी मिल गया, व्यक्ति मिल गया, तो हम उससे बात करने लग जाते हैं, तो वो व्यक्ति वहाँ इंतजार करता रहता है, यानी कि उसकी प्रक्रिया धीमी हो गई। इस तरह के ये निरोधक होते हैं। दूसरे होते हैं अस्पर्धी निरोधक, यानी स्पर्धा नहीं करते। इस प्रकार के संदमक पदार्थ एंजाइम के सक्रिय स्थलों से जुड़कर उन्हें स्थायी रूप से विकृत कर देते हैं, यानी कि उसकी रचना ही बदल देते हैं। जैसे PB, HG, AG, ये 2 पावर वाले यौगिक हैं। अगर इनकी जगह पर दूसरा कोई मॉलिक्यूल जाके जुड़ जाए तो वो प्रक्रिया बिल्कुल चेंज हो जाएगी। अगर मान लो Cl है, Cl के साथ में Na जोड़ना है तो बन जाएगा NaCl। अगर Cl के साथ में K जोड़ दिया तो KCl बन जाएगा। तो ये K जो आकर के इसने स्पर्धा कर दी और वो आकर के उसकी जगह जुड़ गया। इस तरह की प्रक्रिया अनन्य प्रक्रियाएं हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकते हैं।
एंजाइम का नामकरण एवं वर्गीकरण। एंजाइमों के नामकरण उनके द्वारा उत्प्रेरित होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं के आधार पर किया गया है। शुरुआत में एंजाइम के नाम उन सबस्टेंस के नाम के ऊपर से रख दिया जाता था और उनमें एज, इन, आयन लगा करके कर दिया। जैसे कि लिपिड को पचाने वाला लाइपेज, प्रोटीन को पचाने वाला प्रोटीएज, इस तरह के नाम रख दिए जाते थे। लेकिन इस तरह के नाम रखना एक साइंस की तरीके से नहीं है और इतने सारे एंजाइम होते हैं कि उनको अलग अलग इस तरह से बांटना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो 1964 में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री IUBC ने सारे के सारे एंजाइम्स को निश्चित क्रम में उनके गुणधर्मों के आधार पर, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के आधार पर बांट दिया। तब इन्हें 6 प्रकारों में बांटा गया। एक ऑक्सीडोरिडक्टेज यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन या डिहाइड्रोजनेज। इस वर्ग के ऐसे एंजाइम रखे गए हैं जो ऑक्सीकरण व अपचयन क्रियाओं को प्रेरित करते हैं। उदाहरण साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। दूसरा है ट्रांसफरेजेस, जो ट्रांसफ़र करता है द्रव्यों को। इस वर्ग के एंजाइम ऐसे रखे गए हैं जो हाइड्रोजन के अतिरिक्त अन्य समूहों के साथ क्रिया करके दूसरे क्रियाधार से स्थानांतरित हो जाते हैं। इन्हें हाइड्रोजन या जल अपघटन एंजाइम कहते हैं। ट्रांसफर यानी S और G प्लस S1 जोड़ दें इससे तो S अलग हो जाएगा और S1 के साथ ही जुड़ जाएगा। हाइड्रोलाइसिस प्रकार के एंजाइम इस वर्ग के एंजाइम जल के अणुओं को जोड़ने या निकालने की अभिक्रिया में उत्प्रेरित करते हैं तथा एस्टर बंध, ईथर बंध, एस्टर ईस्टर या पेप्टाइड बंध बनाते हैं। ग्लाइकोसिलिक बंध, कार्बन से कार्बन का बंध, कार्बन के हैलाइड का बंध आदि बंधों का जल अपघटन करते हैं। उदाहरण कार्बनिक एनहाइड्रेज, यानी कि अभी हमने पानी का विघटन बताया था, पानी को CO2 से जोड़ दिया। इसी तरह से अमाइलेज, ये एंजाइम्स हाइड्रोलाइज प्रकार के हैं जो पानी के अणु को जोड़ने या निकालने काम करते हैं। नेक्स्ट है लाइजेज। यह जल अपघटन के अतिरिक्त अन्य विधि से क्रियाधारों के बंध को तोड़कर अलग करने वाले एंजाइम इस वर्ग में रखे गए हैं। इसके फलस्वरूप द्विबंध का निर्माण होता है। उदाहरण है हिस्टिडीन और डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम। पांचवा है आइसोमरेजेस। इस प्रकार के एंजाइम क्रियाधारों में अंतर अधिक पुनः व्यवस्था के द्वारा उनके स्थितिज या प्रकाशीय समावि में परिवर्तन होने वाली अभिक्रिया को प्रेरित करते हैं। आइसोमर मतलब एक के दूसरे के रूप में बदल देता है, जैसे फॉस्फेट हेक्सो आइसोमरेज, फॉस्फो हेक्सो आइसोमरेज। ये ग्लूकोज 6-फॉस्फेट को फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट में बदल देता है। छठा है लाइगेजेस। इस प्रकार के एंजाइम ATP से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग कर दो यौगिकों को संयोजन कर देते हैं, बंधों द्वारा जुड़ने वाली अभिक्रिया को उत्प्रेरित करते हैं। उदाहरण कन्वर्टिन कार्बोक्सिलेज, लाइजेज का एग्जाम्पल है, जिनमें कार्बन ऑक्सीजन के साथ, कार्बन नाइट्रोजन के साथ, कार्बन कार्बन के साथ, सल्फर के साथ बंध बनाते हैं। फास्फोरस ऑक्सीजन के बंधों के निर्माण के लिए प्रेरित करता है। P के साथ O, इस तरह के बंध बन जाते हैं। तो इस तरह से ये एंजाइम के वर्गीकरण था। नेक्स्ट है कुछ दूसरे सहकारक के रूप में जो एंजाइम की मदद करते हैं, तब इन्हें सहकारक कहते हैं। कोफैक्टर और को एंजाइम दो तरह के होते हैं। अधिकांश एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं, परंतु कुछ एंजाइम प्रोटीन व अप्रोटीन भाग से जुड़कर बने होते हैं। एंजाइम के प्रोटीन के भाग को एपो एंजाइम और अप्रोटीन भाग को सहकारक के नाम से जाना जाता है, जिन्हें प्रोस्थेटिक समूह के रूप में कहते हैं। एंजाइम इक्वल टू एपो एंजाइम प्लस सहकारक। और को एंजाइम क्या होते हैं? ये कोफैक्टर थे, ये है को
एंजाइम। ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो एंजाइम के स्थायी रूप से जुड़ जाते हैं सह एंजाइम कहलाते हैं। ये सामान्यतः विटामिन या विटामिन जैसे यौगिक होते हैं, जैसे NAD, FAD, NADH, NADP तरह की प्रक्रियाएं होती हैं। निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ये द्रव्य सहकारक सह प्रोस्थेटिक समूह के रूप में कोएंजाइम के रूप में आए होते हैं। इसके अलावा कुछ धातु आयन भी होते हैं जो जब सहकारक अकार्बनिक हो तब इसे सक्रिय कारक के रूप में कहा जाता है, जैसे साइटोक्रोम में आयरन, ये सहकारक के रूप में है।